नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कक्षा 5वीं की हिंदी का पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा। प्यारे बच्चों, यदि आप कक्षा 5वीं पढ़ते हैं तो आपको अपनी बुक को ओपन करना है और निकालना है पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा और इस वीडियो को प्ले कर देना है और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि हम निश्चित रूप से इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा। अब हम इसमें क्या क्या सीखेंगे? इस पाठ में हम सीखेंगे देश प्रेम और त्याग और बलिदान की जो भावनाएं हैं इसका विकास होगा। और इस पाठ में संदर्भ सहित भावार्थ लिखना सीखेंगे। मतलब इस पाठ में जो कविता है, कविता में जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का संदर्भ भी लिखना सीखेंगे और संदर्भ के साथ साथ भावार्थ का मतलब अर्थ भी लिखना सीखेंगे। और क्या सीखेंगे? पर्यायवाची जो शब्द हैं उसका भी हमें ज्ञान होगा और शुद्ध वर्तनी का अभ्यास सीखेंगे और संज्ञा और क्रिया की पहचान सीखेंगे। तो अभी इस वाले भाग में, इस वीडियो के इस भाग में हम संदर्भ सहित भावार्थ लिखना सीखेंगे और अगला जो भाग 2 वीडियो होगा उसमें हम पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान, शुद्ध वर्तनी का अभ्यास, संज्ञा और क्रिया की पहचान और अभ्यास में संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे उनका उत्तर हम कैसे लिखना है वो भी सिखाएंगे। चलिए, तो सर्वप्रथम ये कविता है, तो कविता को गाया जाता है, कविता को पढ़ा नहीं जाता। देखिए, कोई कहानी को पढ़ना, जो एक पढ़ने की जो लय होती है वो अलग होती है, और यहाँ पर जो कविता है, कविता को गाया जाता है, गायन के रूप में उसको पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले ये मात्र 12 लाइन की जो कविता है बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर इस पाठ का नाम है पुष्प की अभिलाषा। तो पुष्प की क्या इच्छा है आज हमको इस पाठ में देखने को मिलेगा अर्थ के माध्यम से। तो ये जो पुष्प की अभिलाषा है पाठ 1, इसके जो कवि हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ये आपको याद रखना है, कक्षा 5वीं की हिंदी का पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा के कवि कौन है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है माखनलाल चतुर्वेदी। और अभी हम इस कविता में गायन के बाद में हम संदर्भ और प्रसंग लिखने जा रहे हैं। तो संदर्भ में तो आपको इस कवि को याद ही रखना है, क्योंकि हमको कवि भी लिखना होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं गा के बताता हूं। ये यहां पर आप मेरे साथ में यदि आप बैठे तो आप भी गा सकते हैं। देखिएगा, मेरा गाने का तरीका जो है वो अलग हो सकता है, आपका अलग होता है, तो सब में सब कलाएं नहीं होती। फिर भी कहते हैं ना कि गाना आए ना आए, गाना जरूर गाना चाहिए। चलिए अब हम इस कविता को गाते हैं। मैं देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो इस प्रकार से आपको इस कविता को 3 से 4 बार गाना है और इसका क्लास में सामूहिक गायन करें और आप इसको प्रार्थना में भी गा सकते हैं। तो ये थी कविता। अब हम कविता में जो हमको क्या सीखना है, हमको इसका संदर्भ लिखना, संदर्भ कैसे लिखेंगे और प्रसंग कैसे लिखेंगे और अर्थ कैसे लिखेंगे वो सीखते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यदि आपको कविता का अर्थ या भावार्थ लिखना है तो ये जो कविता की जो 4 लाइन है, हम 4-4 लाइनों में यहाँ पर इसको डिवाइड किया हुआ है। यहाँ कविता में जो 4 लाइन है, 4 लाइन में जो शब्द आए हैं, यहाँ पर देखिएगा, चाह नहीं मैं, सुरबाला एक शब्द आया,
के गहनों, यहां पर गहना एक शब्द आया, में गूथा, गूथा एक शब्द आया, चाह नहीं प्रेमी माला, प्रेमी माला एक शब्द आया है, में बिंद मतलब एक बिंद शब्द आया है, और प्यारी को लल चाऊं। अब देखिएगा बिंद मतलब क्या होता है, प्यारी का मतलब यहां पर क्या है, और ललचाने का क्या मतलब है। इसका यदि अर्थ आपको पता लग गया तो आपके लिए इन 4 पंक्तियों का अर्थ या भावार्थ लिखना बहुत ही सरल हो जाता है। उससे पहले अब देखिएगा, हमने यहां पर इस कविता में क्या किया है, सबसे पहले कठिन शब्द लिखे हैं। क्या लिखे हैं, कठिन शब्द लिखे हैं, और हम उन्हीं कठिन शब्दों को देखते हैं। देखिएगा शब्दार्थ के रूप में लिखा है, और इसको हमने जानबूझ के लिखा है, क्योंकि कोई भी चीज की सीखने की जब नई शुरुआत होती है, यदि हमको वो शुरू में ही सरल लगे तो हमारा आगे का जो अगली कविताओं में जो इंटरेस्ट है वो और बढ़ जाता है। मैं यहीं पे थोड़ा सा इसको कठिन रूप में बता दूंगा तो आपका मन नहीं लगेगा, इसलिए इसका जो अर्थ यदि आपको लिखना है तो आपको यहां पर कठिन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। चाह मतलब यहां पर इच्छा से है, और सुरबाला का मतलब यहां पर देवकन्या। अब देवकन्या मतलब जो स्वर्ग लोक में जो अप्सराएं होती हैं उनको देवकन्या कहा जाता है, ठीक है ना। गहनों का मतलब यहां पर आभूषण और हार से है। प्रेमी माला, प्रेमी माला जो शब्द यूज किया गया है इन 4 पंक्तियों में, प्रेमियों के बीच आदान प्रदान की जाने वाली माला। अब देखिएगा अब कब होती है आदान प्रदान, जयमाला के समय में जो माला, प्रेमियों की जो माला है वो एक दूसरे को आदान प्रदान होती है या नहीं, वो वाली माला से यहां पर संबंध है। अब देखिए यहां पर बिंद है, ये वाला जो शब्द है ये बिंद है, थोड़ा सा यहां पर गलत लिख गया है, बिंद पढ़े इसको। बिंद मतलब बांधना, बिंद मतलब बांधना। अब हमको क्या हुआ, यहां पर इन शब्दों का अर्थ पता चल गया। प्यारी का मतलब प्रिय या प्रियतम, और ललचाऊं का मतलब लालच देना। देखिए अब यहां पर लगभग इन पंक्तियों में जो शब्द आए थे उनका अर्थ पता लग गया। अब संदर्भ कैसे लिखते हैं, देखिए संदर्भ में क्या होता है कि जो ये 4 पंक्तियां ली गई हैं इसका आपको पता या एड्रेस लिखना होता है कि ये कहां से ली गई हैं, उसका पता लिखना होता है, उसको एड्रेस करना होता है, उसका पता लिखना होता है संदर्भ में। यही आप देखिए ये जो 4 पंक्तियां जिस कविता से ली गई हैं उसका पूरा आपको यहां पर ब्यौरा लिखना होता है, और संदर्भ में यही लिखा गया है। यहां पे क्या लिखा गया है संदर्भ में, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा से ली गई हैं। आया ना, पता आया ना, इन पंक्तियों का पता आया कहां से ली गई हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा से ली गई हैं, और इस कविता के कवि माखन लाल चतुर्वेदी हैं। इस प्रकार से संदर्भ हमको लिखना है। प्रसंग यहां पर आपके इसमें नहीं दिया है, मगर मैंने यहां पर लिख दिया है, प्रसंग को भी ऐड कर दिया है, क्योंकि आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो प्रसंग भी आपको लिखना होता है। तो आप संदर्भ को ज्यादा अच्छे से समझें। प्रसंग में क्या होता है कि उपरोक्त कविता की पंक्तियों में कवि ने पुष्प की इच्छा को व्यक्त किया है। देखिए पाठ का जो नाम है ना वो उसमें ही प्रसंग आ चुका है कि पुष्प की अभिलाषा मतलब पुष्प की इच्छा, यहां पर स्पष्ट है, पुष्प की इच्छा को व्यक्त किया है। उपरोक्त कविता की पंक्तियों में कवि ने पुष्प की इच्छा को व्यक्त किया है। अब देखिएगा आपको अर्थ बिल्कुल सरल लगेगा, वो कैसे जरा ध्यान दीजिएगा। पहली लाइन है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। अब अर्थ देखिएगा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। अब देखिएगा उपरोक्त पंक्तियों में ऐसा ही लिखते हैं, उपरोक्त पंक्तियों में पुष्प अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि देवकन्या मतलब अप्सराओं के आभूषण में मैं पिरोया जाऊं, और ना ही प्रेमी माला में
बिंद प्यारी को ललचाऊं। अब देखिएगा यहां से, अब नीचे वाली दो लाइनों का अर्थ समझिए। और ना ही मेरी इच्छा प्रेमियों की माला में बंधकर प्रियतम को ललचाने की है। मतलब मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि प्रेमियों की माला में बंधकर प्रियतम को ललचाने की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। तो देखिए, जब हमको इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द है ना, जब इनका अर्थ पता लग जाता है तो आपने देखा कि यहां पर साहित्य वाले शब्द यूज किए जाते हैं, कठिन वाले। अब उसके अर्थ को हमको और सरलतम और विस्तार रूप से लिखना होता है, यही तो अर्थ होता है। यह हुआ इन चार पंक्तियों का संदर्भ, प्रसंग और अर्थ या भावार्थ। अब अगली जो चार लाइन है उन पे चलते हम। अब देखिएगा, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर, हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर, चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। ये चार पंक्तियां हैं। अब इसमें जो है चार जो है पंक्तियां हैं, इसमें सम्राट मतलब राजा को कहते हैं। सौ का मतलब क्या होता है? मृत शरीर को कहते हैं, जिसे हम मुर्दा कहते हैं। और यहां पर जो हे हरि शब्द यूज किया गया है वो भगवान विष्णु के लिए किया गया है। और भाग्य पर एठलाना मतलब भाग्य पर गर्व करना। तो ये हमने यहां पर इन शब्दों का अर्थ जाना। अब क्या होगा, इस पाठ में जितनी भी कविता हैं उस कविता की पंक्तियों का संदर्भ और प्रसंग एक सा ही होगा। अब तो इसको ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में पुष्प अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं राजाओं के मुर्दे या मृत शरीर और भगवान विष्णु की प्रतिमाओं पर मुझे डाला जाए। मेरी ऐसी कोई इच्छाएं नहीं है कि मैं राजाओं के सौ मतलब मृत शरीर पर या मुर्दे पर या भगवान विष्णु की प्रतिमाओं पर मुझे डाला जाए, और ना ही भगवानों के माथे में अर्पित होकर मैं अपने भाग्य पर जो है गर्व करने की ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा इन चार पंक्तियों में पुष्प जो है अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहा है। अब अगली जो चार पंक्तियां हैं उनको देख लेते हैं। ये देखिएगा यहां पे, अब अगली जो पंक्तियां हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, उस पथ पर तुम देना फेंक। अब जिस पथ मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। अब देखिएगा, मुझे तोड़ लेना वनमाली, वनमाली किसको कहते हैं? बाग का जो मालिक होता है उसको वनमाली कहते हैं, ठीक है ना। तो मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ, पथ मतलब होता है रास्ता, हमने यहां पर ये लिखा भी है। अब देना फेंक, मातृभूमि मतलब जन्मभूमि को कहा जाता है, और शीश मतलब इस सिर को कहा गया है। और सिर चढ़ाने से यहां पर आशय है कि देश के लिए कुर्बान होना। और यहां पर वीर शब्द यूज किया गया है। तो वीर शब्द किसके लिए कहते हैं? सैनिक के लिए करते हैं। अब इसका अर्थ देखते हैं। इसमें भी संदर्भ और जो प्रसंग है वो एक सा रहेगा। अर्थ देखिए इन चार पंक्तियों का क्या है। उपरोक्त पंक्तियों में पुष्प अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हुए कहता है कि हे बगीचे के मालिक, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर तुम फेंक देना जिस रास्ते से हमारी जन्मभूमि की रक्षा के लिए हमारे अनेक सैनिक देश की कुर्बानी के लिए जा रहे होंगे। अब यहां पर पुष्प ने अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहा, किससे? वनमाली से। वनमाली से ये कहा कि मुझे तोड़कर तुम उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते से हमारी जन्मभूमि की रक्षा के लिए हमारे अनेक सैनिक देश की कुर्बानी के लिए जा रहे होंगे। यहां पर राष्ट्रीय भावना व्यक्त किया है पुष्प ने। और फाइनली आपका जो यहां पर जो कविता है, कविता की जो पूरी आपकी 12 पंक्तियां हैं, 12 पंक्तियों का हमने यहां पर संदर्भ
और प्रसंग और व्याख्या और अर्थ के साथ में हमने इस कविता को समझा। आप इसको थोड़ा सा बार बार देखें, निश्चित रूप से आपको ऐसे रट्टू तोता जैसे आपको इसके अर्थ और इसके संदर्भ आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे भाग 2 वाले वीडियो में। हम उसमें अभ्यास जो कार्य है उसको विस्तार से पूर्ण कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।